ओके, सो एक्साइज एक्ट की जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्साइज एक्ट, तो जो जनरल कंसेप्शन है कि जैसे कि लिकर वगैरह है, उससे जो ड्यूटीज वगैरह रेवेन्यू के फॉर्म में जो सरकार कलेक्ट करती है, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स एक्चुअली, उसके पीछे का मोटो यही होता है ना कि ड्यूटी वगैरह रेवेन्यू वगैरह जनरेट करना, और दैट शुड बी शिफ्टेड टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर, है ना. सो दैट इज द मोटो बिहाइंड इट, एंड सो दे मेक सच लॉस. ये स्टेट का स्पेसिफिक लॉ है, ये स्टेट का स्पेसिफिक लॉ है. इट अप्लाइज ओनली टू द बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़, राइट. एंड बिगिनिंग शुरू करें इसके प्रियम्बल से. अगर हम लोग let us start. In the preamble it is written that an act to consolidate and amend. The two words that are important, one is consolidate and one is amend. What do you understand by consolidate? क्या होता है consolidate? एक्साइज से रिलेटेड सारे लॉस को एक जगह accumulate करना, एक जगह पे एकत्रित करना. Is it like that? And amend if we need to change anything. See, amend is always used in the futuristic sense. It is always used in futuristic sense कि there can be some sort of correction, some sort of insertion, deletion, omission, कुछ भी हो सकता है, and the word that fulfills that criteria is amend, right? तो जो word use किया गया है that is consolidate and amend. Now, is it an exhaustive law? It is not an exhaustive law. It is not an exhaustive law. Got the aspect? ये exhaustive नहीं है, exhaustive नहीं है, ठीक है. And this act is not exhaustive in nature because for upcoming future circumstances this law can change. इसमें changes किया जा सकता है, यानी कि correction की always possibility है, changes की always possibility है, right? So it is not an exhaustive law. और यहां कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं. इट कैन बी अमेंडमेंट्स कैन बी देयर इन फॉर्म ऑफ इंपोर्ट के लिए हो सकता है, एक्सपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोजेशन, किसी भी रिगार्ड में चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है. कमिंग डायरेक्टली टू दैट इज सेक्शन 1. सेक्शन 1 पे जाने से पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर ले. इसका इन्फोर्समेंट डेट है दैट इज 1 नवंबर 2000. The enforcement date is 1 नवंबर 2000. तो ये डेट वाला एस्पेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है. तो इसे आप याद रखेंगे. देयर आर टोटल 69 सेक्शंस, 9 चैप्टर्स एंड देयर आर 2 शेड्यूल्स इन दिस, राइट. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करें तो इसका नाम है आपका छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 2000, राइट. एंड एक्सटेंट की बात करें तो इट दिस एक्ट में भी कॉल्ड, ये तो हो गया आपका शॉर्ट टाइटल हो गया. एक्सटेंट की बात करें तो एप्लीकेबल टू द टेरिटोरीज ऑफ छत्तीसगढ़ ओनली, सो इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली, राइट. तो इसका एक्सटेंट यहीं तक है, ठीक है. एंड द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज कमेंसमेंट डेट, मैंने जैसा कि बताया दैट इज 1 नवंबर 2000. सीधे आते हैं डेफिनेशंस पे. एजेंसी, एंड दिस वाज ब्रॉट बाय, एक्चुअली एजेंसी के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में. तो एजेंसी का एक कॉन्सेप्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पार्टनरशिप में भी दिखता है. एजेंसी का कॉन्सेप्ट कि वन पार्टनर इज एजेंट ऑफ द अदर एंड द अदर वन इज फॉर, माने वाइस वर्सा लाइक दैट, राइट. एजेंसी का कॉन्सेप्ट यहां भी है. एजेंसी मींस द फर्म्स व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एज वेल एज पार्टनरशिप एक्ट. तो वो जो वहां ट्रीटमेंट एजेंसी के कॉन्सेप्ट में है वही ट्रीटमेंट यहां भी देना होगा, ठीक है. बियर की बात करें, अब चूंकि हम लोग एक्साइज पढ़ रहे हैं तो हम लोग इन सब बारे में बात करेंगे. हम लोग शराब की बात करेंगे, हम लोग बियर की बात करेंगे, है ना. कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी आ गई बियर का नाम सुनते ही, ठीक है. तो उससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, भावनाओं को नियंत्रण में रखना है, ठीक है. बियर इंक्लूड्स एल, stout, porter. It includes ale, stout and porter. Ale के लिए लिख लीजिए, it is a fermented beverage. It is a
fermented beverage, malt beverage actually, fermented malt beverage. Stout is that is spirited liquor, spirited liquor. And the third one is that is porter. पोर्टर के लिए लिख लीजिए रेक्टिफाइड स्पिरिटेड लिकर, रेक्टिफाइड स्पिरिटेड लिकर. चलिए, bottle means to transfer liquor from a cask or other vessel to a bottle, jar, flask. So all these have been included. Now the definition of the bottle is an inclusive definition. It is an inclusive definition. What about the beer definition? Is it also that definition is inclusive? Yes, it is also inclusive definition because it is using the words like this: ale, stout and porter, right? उसके बाद flask or other objects of same nature for the purpose of sale and bottling, which also includes rebottling. तो not only bottling, अगर उस bottle से फिर rebottling भी आप करते हैं, that will also amount to, that will also be called as bottle only, right? Third is Chief Revenue Authority. Now there will be one Chief Revenue Authority. Now this is important. चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी एक होगा और उसके अंदर में एक्साइज कमिश्नर्स होंगे, उसके फर्दर डाउन में आपके फर्दर ऑफिसर्स होंगे. ठीक है, देयर विल बी वन चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, मींस द अथॉरिटी विच आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. इस एक्ट के लिए देयर विल बी वन अथॉरिटी एंड ही विल बी नेम्ड एज चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी. ठीक है, ओके. कॉमन ड्रिंकिंग हाउस की बात करें, मीन्स ए प्लेस वेयर ड्रिंकिंग ऑफ लिकर इज अलाउड. ऐसा स्थान जहां की पीना अलाउड है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कॉमन ड्रिंकिंग हाउस कहेंगे. जैसा कि मैंने कहा, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखेंगे, क्योंकि हम लोग एक्साइज पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो उसमें हम लोग बियर की भी बात करेंगे, हम लोग सोमरस की भी बात करेंगे, ताड़ी वगैरह की बात करेंगे, है ना. तो भावनाओं को नियंत्रण में रखना है और वी विल प्रोसीड. ठीक है, कॉमन ड्रिंकिंग हाउस मीन्स ए प्लेस वेयर ड्रिंकिंग ऑफ लिकर इज अलाउड. लिकर जहां पीना अलाउड है, नाउ दैट विल बी टर्म्ड एज कॉमन ड्रिंकिंग हाउस. ठीक है, फॉर द प्रॉफिट और गेन ऑफ द पर्सन्स ओइंग, occupying, using, keeping or having the care or management or control of such place. So in any way, any form, if he has any control over that area, control over that territory, जहां की वो बैठ के व्यवस्था करता है, जहां आप बैठ के पी सकते हो, लीगली ऑथोराइज्ड हो ऐसा करने के लिए, या वैसा वहां किया जा सकता है, नाउ दैट एरिया विल बी टर्म्ड एज कॉमन ड्रिंकिंग हाउस. ठीक है, नोट्स आपको नहीं मिला? नोट्स होगा कहीं, खत्म हो गया? अच्छा, कोई नहीं, मिल जाएगा. डू नॉट और कंट्रोल ऑफ सच प्लेस, द कंसर्न पर्सन कैन चार्ज by any means who are using the facilities. Now he is very well authorized. अगर आप उस premise का यूज कर सकते हैं तो क्या उसके लिए वो फीस चार्ज कर सकता है? He can very well charge, right? तो वो चूंकि अपना प्लेस पे आपको व्यवस्था दे रहा है तो चार्ज करने की राइट रखता है, राइट? डीनेचर्ड की बात करें तो मींस द ड्रिंक्स विच आर रेंडर्ड एज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. नाउ सच ड्रिंक्स विच आर नॉट फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन, which can adversely affect human, are said to be denatured, are said to be denatured. ठीक है, in such manner which are prescribed by the government. एक्साइजेबल आर्टिकल की बात करें, एक्साइजेबल आर्टिकल में आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे. एक्साइजेबल आर्टिकल की जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं, बेसिकली इट इज क्लासिफाइड इन 3 एस्पेक्ट. Number 1 is it can be liquor. Second one is it can be intoxicating drugs. Intoxicating drugs. And the third one, it can be opium or poppy straw. Opium or
poppy straw. So this can be the category of excisable article. And one thing is important, opium or that is poppy straw has been also defined in NDPS Act, right? Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act of 1985, वहां भी इसे डिस्कस किया गया है. No, they are not the same, they are different. लेकिन दोनों का पर्पस सेम है, पर्पस बस एक ही है. दे आर डिफरेंट. लिकर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ आर एक्साइजेबल आर्टिकल. यानी कि इन चीजों पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जा सकती है. ठीक है, पर्पस क्या है कि ड्यूटी लगेगा कि ड्यूटी नहीं लगेगा. दैट इज द थिंग. किन चीजों को हम एक्साइज के दायरे में लाएंगे और किन को दायरे में नहीं लाएंगे. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज 26A देखेंगे. इसमें दिया हुआ है, आपका क्लास भी दिया हुआ है. इट कैन बी अल्कोहलिक लिकर, it can be intoxicating drugs, or it can be opium, means the coagulated juice of the opium poppy, and any mixture with or without any neutral material of the coagulated juice of the opium poppy, but it does not include any preparation containing not more than 0.2%. now this has, ये जो लिमिट है ना, इसको ध्यान रखिएगा. 0.2% से एक्सीड नहीं करना चाहिए. एक्सीड कर जाएगा तो कहां चला जाएगा? डेफिनेटली वो वहां फिर एनडीपीएस अट्रैक्ट हो जाएगा. एनडीपीएस वहां पे अट्रैक्ट हो जाएगा. यानी कि क्वांटिटी बहुत क्लियर है, इट शुड नॉट एक्सीड 0.2%. अगर एक्सीड कर गया नाउ वहां प्रिवेल कर जाएगा एनडीपीएस एक्ट. ठीक है, एक्साइज में रहने के लिए इस लिमिट में रहना जरूरी है. एंड मॉर्फिन, ठीक है, Section 215 of the NDPS Act of 1985, and poppy straw as defined in means all parts except the seeds of the opium poppy. वो ओपियम का ही पार्ट है लेकिन वो ऑल पार्ट से एक्सक्लूड करके बता रहा है. ठीक है, सीड से एक्सेप्ट द सीड. नाउ सीड्स आर टेकन एज ओपियम एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज ओपियम पॉपी. ठीक है, after harvesting, whether in their original form or cut, crushed or powdered, and whether or not juice has been extracted therefrom or not, right? So these all are the parts of, अगर 0.2% के दायरे में है, now it is the thing that can be used, जो कि एक्साइज एक्ट के दायरे में आ जाएगा. क्वांटिटी बढ़ेगी, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस प्रिवेल कर जाएगा. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act of 1985, excise duty. हाँ, यस, एक्साइज ड्यूटी. नाउ यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ड्यूटी कहां दिया है. अगर स्टेट ड्यूटी लेवाइज किस कॉन्करेंट लिस्ट में कर सकती है? कॉन्करेंट में करेगी, स्टेट लिस्ट में करेगी. कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डील करता है? शेड्यूल शेड्यूल में डील करता है. शेड्यूल 7 का पार्ट 2 दैट इज स्टेट लिस्ट, और वहां पे आपका 8 एंड 51. 8 सिर्फ लिकर्स की बात करता है. किसकी बात करता है? लिकर्स की बात करता है. और 51 किसकी बात करता है? ड्यूटी लेवाई करने की बात करता है कि ड्यूटीज कैन बी लेवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन सर्टेन आर्टिकल्स, जो कि गवर्नमेंट उपयुक्त समझेगी. राइट है, तो मैं आपको वो थोड़ा सा क्लॉज दिखा दूं. पार्ट टू स्टेट लिस्ट जो होता है, पार्ट 1 इज यूनियन लिस्ट ना, पार्ट 1 इज यूनियन लिस्ट, पार्ट 2 इज स्टेट लिस्ट. लिस्ट 2 दैट इज स्टेट लिस्ट. सबसे पहले 8 दिखा दूं. 8 इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स
तो लिकर्स वाला जो एस्पेक्ट है, लिकर बनाने का, पावर देना वगैरह जो भी है, यहां पे वो मेंशन है, that is under clause 8, that is to say the production, manufacture, possession, transportation, purchase and sale of intoxicating liquors. ठीक है, तो लिस्ट 2 में जो कि स्टेट लिस्ट है एंड क्लॉज 8 आप यहां पे लिकर्स के रिगार्ड में देख सकते हैं। ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी लवाई करने का जो स्टेट को पावर है, दैट इज ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट इज स्टेट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट एंड इन 81, that is 81 or 51, sorry 51, 50 is liquor, 50 दोबारा वहां भी डील किया क्या? नहीं, 8 में लिकर है, 8 में लिकर है। Duties of excise on the following goods manufactured or produced in the state and countervailing duties at the same or lower rates on similar goods manufactured or produced elsewhere in India. So state has every power to levy charges in form of duties. वो ड्यूटीज कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। अल्कोहलिक लिकर्स पे फॉर ह्यूमन कंजम्पशन and opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotic, right? तो वो ड्यूटी लेवाई कर सकती है, but not including medicinal and toilet preparations containing alcohol or any substance included in sub paragraph B of this entry. तो वो पे आप चार्ज नहीं करोगे, बाकी पे सब आप चार्जेस लगा सकते हो। तो क्या स्पिरिटेड, अगर स्पिरिटेड लिकर है तो क्या उस पर चार्ज लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक लिकर है तो उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। 0.2% से नीचे है अगर ओपीएम वाला जो कंटेंट है, ओपीएम या पॉपी स्ट्रॉ की बात करें तो वहां भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऑन दिस एस्पेक्ट वी कैन वेरी वेल, आपको स्टेट लिस्ट में यह प्रोविजन किया हुआ है, द स्टेट कैन वेरी वेल डू दैट। कमिंग टू नेक्स्ट एस्पेक्ट, एक्साइज ड्यूटी हम लोग देख रहे हैं एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी की बात हम लोग कर रहे हैं। काउंटरवेलिंग ड्यूटी कहने का मतलब है कि दैट विच आई हैव शोन यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल लिस्ट 2, राइट। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर के लिए लिख लीजिएगा थोड़ा, इसका थोड़ा सा क्लैसिफिकेशन कर लेंगे हम लोग। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर कहने का मतलब है कि इट कैन डील एनी एस्पेक्ट, बी इट मैन्युफैक्चर हो सकता है, इट कैन बी दैट इज कॉल्ड परचेस, इट कैन बी दैट इज कॉल्ड पोजेशन, प्रोडक्शन, इट कैन बी प्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन और सेल भी आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज सेल, ये सारे एस्पेक्ट कवर होते हैं इससे। तो किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप किसी भी फॉर्म में आप करते हो, देन इट इज रिलेटेड टू दैट इज इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट होते हैं उसके अंदर, चाहे आप प्रोडक्शन की बात करो, मैन्युफैक्चर, परचेज, पोजेशन, किसी भी रूप में आप इन्वॉल्व हो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर से, देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। हाँ, इंटॉक्सिकेट लिकर, हाँ, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जो है, लिकर कहने का मतलब सच लिकर विच इज ऑफ सच नेचर, जो आपको इंटॉक्सिकेट करने की कैपेसिटी रखता है। नाउ इट कैन बी एनीथिंग, इट जस्ट नॉट ओनली अल्कोहल, इट कैन बी बियर, इट कैन बी समथिंग, जितने भी लिकर्स होते हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है, वो सब आ जाएंगे। क्या इसमें कोई डाउट? क्या? नहीं, देखिए एक्साइज ड्यूटी एंड, आपको बियर का डेफिनेशन मिला है, हाँ, फर्मेंटेड लिकर्स तो बोला है ना।
इंटॉक्सिकेटिंग, नहीं नहीं डिफरेंट डील नहीं, ठीक है। तो वी आर हम लोगों ने एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी को समझा कि दैट मीन्स एनी सच एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी which are mentioned in entry 51 of list 2 in the 7th schedule। लेकिन वहां एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो 8th वाला जो मैंने अभी पढ़ाया है उसको भी ध्यान रखिएगा। दैट एस्पेक्ट इज आल्सो डीलिंग विद दैट इज लिकर, राइट, तो उसको भी ध्यान देंगे। टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट सेज दैट ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज एट द सेम और लोअर रेट्स on similar goods manufactured or produced elsewhere in India can be alcoholic liquors from human consumption, for human consumption it can be opium, Indian hemp। अच्छा, Indian hemp क्या है? What is Indian hemp? हाँ, भांग। भांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैरुजुना, हाँ, मैरुआना। कैनबीस सुना है? कैनबीस, कैनबीस नहीं, हाँ हाँ, ओके। हेम्प इज ऑयल ऑफ दैट, देखो जितना भी ये जो तुमने बोटानिकल नाम बताया कैनबीस उसे कहते हैं, ठीक है। कैनबीस मतलब भांग, बेसिकली वो भांग है, ठीक है। तो भांग के हर पार्ट से कुछ आप एक्सट्रैक्ट करते हो। इसका लीफ भी इस्तेमाल होता है, इसका स्टेम भी इस्तेमाल होता है, इसके फ्लावर्स इस्तेमाल होते हैं, हर चीज, सीड्स भी इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ हाँ, दैट इज, तो दैट इज द एस्पेक्ट। वो पूरा का पूरा पार्ट एक्चुअली इस्तेमाल होता है भांग के तौर पे, ठीक है। भांग का ही वो पार्ट है, सब सारा भांग के तौर पे इस्तेमाल होता है और हमारे महादेव को बहुत ज्यादा पसंद है वो, है ना। So opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics but not including medicinal and toilet preparations। तो कुछ को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है कि दे विल बी नॉट कंटेन्ड इन दिस, ये एक्साइज ड्यूटी या आपका काउंटरवेलिंग ड्यूटी में नहीं आएंगे। बाकी जो है जिन्हें एक्सक्लूड किया है वो नहीं आएंगे। अदर्स कैन बी टेकन इनटू एक्साइज ड्यूटी के पर्पज से इनको ट्रीट किया जा सकता है, इनको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। एंड preparation containing alcohol or any substance included in sub paragraph B of this, ठीक है। The concept has been inserted through छत्तीसगढ़ एक्ट नंबर 10 ऑफ, अब ये 2017 के अमेंडमेंट से आया है, ये 2017 के अमेंडमेंट से आया। देयर वर सम सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट्स, आप काइंडली नोट डाउन द जो अमेंडमेंट्स किए गए थे उसको नोट डाउन कर लीजिए। द छत्तीसगढ़ एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017 which was enforced on 17th August 2017, section 2 subclause 9A was inserted and the word hotel was given, होटल का डेफिनेशन दिया गया था, ठीक है। होटल, होटल क्या कहा जाएगा, किसे हम होटल मानेंगे, दैट वाज डिफाइंड या 9A। फिर दिया था डेफिनेशन सेक्शन में ही, दैट इज सेक्शन 2, 13A वाज इंसर्टेड एंड इट डिफाइंड लिकर वेंड्स। हाँ, सेम अमेंडमेंट का मैं लिखवा रहा हूं, सेक्शन 2 सब क्लॉज 13A लिकर वेंड्स। अच्छा, अमेंडमेंट लिख लो, छत्तीसगढ़ एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017 इन्फोर्स्ड ऑन अगस्त 17, 2017, ठीक है। सेक्शन 2 में सबसे पहले 9A क्लॉज इंसर्ट किया गया एंड होटल वाज गिवन। देन केम सेक्शन 2 में ही 13A जहां की लिकर वेंड्स के बारे में बताया गया है। वेंड्स कहने का मतलब है कि रिटेल शॉप, दैट इज रिटेल शॉप, जहां की लिकर्स को सेल किया जाएगा,
वो वैसे रिटेल शॉप्स जहां से कि लिकर्स को सेल किया जाएगा, ठीक है। 16A was included in the same section and sale of liquor was defined. Sale of liquor was defined. Now sale of liquor has been defined as anything जहां की आप कंसिडरेशन देके परचेस करते हो. द वर्ड यूज्ड हैज बीन कंसिडरेशन. और कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, मतलब विच हैज सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, जिसका कुछ कीमत होना चाहिए. तो आप कुछ दोगे तभी आपको वो मिलेगा, ठीक है. उसके बाद 17A सप्लाई लिकर. सप्लाई लिकर, सप्लाई लिकर, ये सारे के सारे सेक्शन 2 में इंसर्शन है 2017 अमेंडमेंट से. चलो, सप्लाई लिकर हो गया. अब सेक्शन 17 में क्लॉज 3 इंसर्ट किया गया. एंड सेक्शन 17 सब क्लॉज 3 was inserted by 2017 amendment. Sale of supply of liquor. Sale of supply of liquor was there. अच्छा, ये जितने अमेंडमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, इन्हें अच्छे से पढ़ के जाना. सेल ऑफ सप्लाई ऑफ लिकर, 18 में ए लगाया गया, 18A इंसर्ट हुआ. पावर टू ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट for manufacturing, sale, etc. Power to grant exclusive right for manufacturing, sale, etc. ठीक है. Now this is in respect to the intoxicants. This is in respect to intoxicant. ठीक है. कैपिटल ए, 18A कैपिटल ए. 18 तो ऑलरेडी वाज देयर, 18A हैज बीन ब्रॉट बाय अमेंडमेंट, ठीक है. 18 कैपिटल ए लिखेंगे. तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मिला लीजिए आप लोग. सेक्शन 2 में 9A दैट डिस्कसेस होटल, राइट. उसके बाद सेक्शन 2 में ही 13A विच डिस्कसेस लिकर वेंड्स, दैट इज रिटेल शॉप, ठीक है. 16A सेक्शन 2 में ही अगेन सेल ऑफ लिकर को डिफाइन करता है. 17A सप्लाई ऑफ लिकर को डिफाइन करता है. सेक्शन नंबर 17 में क्लॉज 3 इंसर्ट हुआ एंड इट डिस्कसेस अबाउट सेल ऑफ सप्लाई ऑफ लिकर, राइट. एंड 18A was inserted and it is power to grant exclusive right of manufacture, sale, etc. ठीक है. Got the aspect? चलिए. Excise officers means a collector or any officer, other person appointed or invested. So exclusively जिस पद का नाम लिया गया है, जिस पोस्ट का नाम लिया गया है, वो कौन सा पोस्ट है? That is collector. Now this is important. This is, ये आपको पता होना चाहिए. And any officer who has been appointed so by the state government. ठीक है. उसके बाद excise revenue means revenue derived or derivable from any duty, fee, tax, penalty, payment or confiscation imposed or ordered or agreed to under the provisions of this act. तो इस एक्ट के तहत, यानी कि एक्साइज एक्ट के तहत, अगर किसी भी फॉर्म में कोई कलेक्शन कर पाती है गवर्नमेंट, दैट इज ड्यूटी के फॉर्म में, फीस के फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में, पेनाल्टी भी लगा के या पेमेंट लगा के और कन्फिस्केशन द्वारा इंपोज करके, then it is or any other law for the time being in force relating to liquor or intoxicating drugs. तो ये that will be said as excise revenue. It will be said as excise revenue. Exceptions क्या है? The excise revenue does not include fines which are imposed by court of law. Now this becomes important.
यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आप एक्सपेक्ट करेंगे एक क्वेश्चन यहां से कि क्या एक्साइज रेवेन्यू है और क्या एक्साइज रेवेन्यू नहीं है। अब एक ऑप्शन यहां पे यही दे देगा, फाइन इंपोज बाय कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ दिस विल बी एक्सक्लूडेड, दिस विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, एक्सपोर्ट की बात करें, मींस लिकर टू टेक आउट ऑफ द स्टेट एज डिफाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इट शैल नॉट एक्सपोर्ट आउट ऑफ द कस्टम फ्रंटियर। नाउ व्हाट इज दिस कस्टम फ्रंटियर? कस्टम के लिमिटेशंस कहां शुरू होते हैं? डेफिनेटली नेशनल बाउंड्रीज पे, नेशनल बाउंड्रीज पे शुरू होता है कस्टम फ्रंटियर, दैट इज द कस्टम फ्रंटियर, राइट। होटल की बात करें, which was brought by 2017 amendment, right? Hotel means a building or part of the building wherein residential accommodation is provided. Now there can be residential accommodation, but that will be for business purpose and for monetary consideration. तो अगर वहां पे बिजनेस पर्पस है और फॉर गेनिंग दैट इज मॉनेटरी कंसिडरेशन, अगर आप एक accommodation provide करते हो, now that will be termed as hotel, that will be termed as hotel, and it has been brought by 2017 amendment के द्वारा इस definition को लाया गया। This concept has been inserted through Chhattisgarh Act of number 10 of 2017, right? Import की बात करें, except in the phrase that is import into India means to bring in the state. Now import को यहां सेंस क्या बता रहा है कि एंट्री जो आप छत्तीसगढ़ रीजन में कराते हो, एंट्री जो आप छत्तीसगढ़ रीजन में कराते हो, वहां इंपोर्ट का सेंस ये लेना है कि अगर कोई बाहर से कुछ लाया और छत्तीसगढ़ की एंट्री कर गया, उसके प्रीमाइस में एंटर कर गया, उस स्टेट के प्रीमाइस में एंटर कर गया, नाउ दैट विल आल्सो बी टर्म्ड एज इंपोर्ट, दैट विल आल्सो बी टर्म्ड एज इंपोर्ट, राइट। State defined by the central government, but it shall not include import of the custom frontier. Now custom frontier is on the boundary of India actually, right? तो उसको नहीं, उसको हटा दिया यहां से और बाकी को क्या कहा कि छत्तीसगढ़ के एंट्री करोगे, now that is import, that is import. Intoxicant means any liquor or intoxicating drug. Now आपका जो क्वेश्चन था intoxicant पे, it is intoxicant means any liquor and intoxicating drug को भी उसमें, now they will be termed collectively as intoxicant, they will be termed collectively as intoxicating drug. Means raw materials which includes in intoxicating drugs are the leaves, small stalks, flowering, fruiting tops of the Indian hemp plant, that is cannabis sativa, and all forms known as bhang, sindhi and ganja. सब पढ़ लेंगे हम लोग यहीं पे आज, भांग, सिंधी एंड गांजा। कितने लोगों ने ट्राई किया है? तो कोई ऐसा तो नहीं है जो ट्राई करके बैठा है यहां पे? ऑनलाइन में कोई ट्राई किया है क्या? भांग तो लीगल है, बात सही है, भांग लीगल है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि लीगल चीज है, कोई इलीगल काम तुम नहीं किए हो, ट्राई किए हो क्या? चल जाता है, होली होली के दिन चलता है। इवन आई हैव यूज्ड, मैं आप लोगों के सामने एडमिट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अब नहीं अब इतना भी मत आगे बढ़ा दो हमें, ठीक है? हाँ वकील है ना, बिना क्रॉस करे तो मानेगी नहीं, है ना? व्हेन आई यूज्ड टू, मतलब मैं जब जाता हूं, अगर मैं काशी पहुंच गया और काशी में भी अगर गोदलिया पहुंच गया, गोदौलिया जो दशाश्वमेध घाट का जाने का रास्ता है, वहां पे लाइन से दुकानें एंड देयर दे प्रिपेयर मिश्राम्बू, वो रस बड़ा अच्छा होता है। अब उसमें आप डलवाओ चाहे मत डलवाओ, दैट इज योर चॉइस। तो वो एक बार दिखाया हमें, मैं गलती से एक्चुअली पी लिया था, तो मुझे लगा कुछ हो, नहीं गलती से ही हुआ था, गलती से ही हुआ था, दूसरी बार गलती से नहीं हुआ था, पहली बार गलती से हुआ था, दूसरी बार गलती से नहीं हुआ। उसके बाद मुझे लथी लग गई कि मतलब वहां जाएंगे तो एक मिश्राम्बू जरूर लेंगे, ठीक है? नाउ व्हाट आई डू,
कि मतलब पहली बार का मैं बता रहा हूं कि उसने दिखाया कि है, हम कहे हाँ डाल दो, मुझे लगा कुछ होगा, अब डाल दिया, और डाल दिया उसके बाद जो लहराया मेरे को, मन आई, मैं जाके बस घर सो ही गया, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। और उसके बाद तो फिर जब जाते हैं तब एक, हाँ मीठा भी कुछ खा लिया था, तो अगर आप मीठा खा लोगे तो और ज्यादा वो इंक्रीज कर देता है, वो फिर आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, इतना बुरा होता है वो। खैर आप लोग मत करिएगा, हाँ आप लोग भी कहोगे सर कैसे कैसा कैसा चीज ट्राई करके बैठे हुए हैं, ठीक है। omitted, 2 is omitted, any mixture with or without neutral materials of any of the above forms of intoxicating drug or any drink prepared as mentioned in section 12(1) of the act. So that has been there, any mixture with or without neutral material, any of the above forms, any of the above forms, तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के दायरे में ही आता है, ठीक है। any other intoxicating or narcotic substance which the state government may by notification declare to be, अच्छा it has given further rights, this act has फ्यूचरिस्टिक सेंस में भी बात कर रहा है कि भाई अगर फ्यूचर में चाहती है गवर्नमेंट की इस चीज को बैन कर दिया जाए या इसको इस दायरे में, एक्साइज के दायरे से बाहर निकाल दिया जाए, रखा जाए, इसको नार्कोटिक सब्सटेंस मान लिया जाए, देन इट कैन डू सच थिंग्स, राइट, इट कैन definitely do. Government may by notification declare to be an intoxicating drug not being narcotic drug as defined in that is Narcotic Drugs and Substance Act, Psychotropic Substance Act of 1985. तो वो आप उसमें इंक्लूड और अंदर बाहर करने का राइट रखता है स्टेट कि किसे हम नार्कोटिक सब्सटेंस मानेंगे और किसे हम इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस मानेंगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, liquor means intoxicating liquor. Now every liquor will not be intoxicating, na, some sort of liquors will be intoxicating, so and includes spirits of wine. अच्छा स्पिरिट का यूज होता है क्या वाइन बनाने में, कभी सुना है? some sort of कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, एक्चुअली होता है। स्पिरिट अगर ऐसे आपके पास पकड़ लिया जाएगा तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई रिमेंबर कि मेरे घर का जो आप लकड़ी वकड़ी का पॉलिश करवाते हो, जो चपड़ा वगैरह समथिंग लगा के, उसमें स्पिरिट की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो जो स्पिरिट लाया जाता है वो बड़ा चोरी से लाया जाता है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो सकता है। स्पिरिट के साथ अगर आप पकड़े गए, स्पेशली बिहार में और यूपी में, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। वो आपको पकड़ लेंगे कि तुम कहीं ना कहीं क्या बनाने के लिए ले जा रहे हो, हाँ तो वो बनाने के लिए तुम ले जा रहे हो, और उसी के तहत वो आपको क्या करेंगे, एक्साइज वाले पकड़ के बढ़िया से ट्रीटमेंट आपका कर देंगे, ठीक है। सो इंक्लूड स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट वाइन, इट इज इवन तारी, तारी इज, ताड़ी जानते हैं, ताड़ का जो पेड़ होता है जिसको हम लोग सोमरस भी कहते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि सुबह वाला सोमरस बड़ा फायदेमंद होता है, लेकिन ये मैंने सुना हुआ है, मैंने ट्राई नहीं किया, ठीक है। बियर और लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ और containing alcohol and any substance which the state government may by notification declare to be liquor for the purpose of this act. So all such things will be called as liquor. All such things will be called as liquor. मैन्युफैक्चर कब हम कहेंगे, कब मैन्युफैक्चर होगा? इंक्लूड्स, नाउ इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, एवरी प्रोसेस वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, चाहे आप नेचुरल तरीके से बनाओ या आर्टिफिशियल तरीके से बनाओ, बाय विच एनी इंटॉक्सिकेंट इज प्रोड्यूस्ड, प्रिपेयर्ड एंड आल्सो रीडिस्टिलेशन। अच्छा, ये जो स्पिरिट वाला कॉन्सेप्ट है ये डिस्टिलेशन रीडिस्टिलेशन पे निर्भर करता है, ठीक है। And every process for the rectification, flavoring, blending और coloring of liquor. तो किसी भी एस्पेक्ट को आप डील कर रहे हो, now that will be termed as manufacture. वो उसे मैन्युफैक्चर मान लिया जाएगा, यानी कि मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, मैन्युफैक्चर ऑफ जिसपे कि एक्साइज लगाया जा सकता है, एक्साइजेबल आर्टिकल का मैन्युफैक्चर हम मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेस. Place includes house, building, shop, booth,
टेंट, इंक्लोजर, स्पेस वेसल, एनीथिंग। स्पेस वेसल, राफ्ट एंड व्हीकल, तो व्हीकल को भी प्लेस माना जाएगा, व्हीकल को भी प्लेस माना, बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं लोग अपने व्हीकल का, है ना, तो उसको भी प्लेस ही मानेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन रेफरिंग टू सेल इंक्लूड्स एनी ट्रांसफर बट बाय वे ऑफ गिफ्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो एक स्पेसिफिकली गिफ्ट को केवल एक्सक्लूड किया है, और बाकी एनी वे में आप अगर करते हो देन दैट विल बी टर्म्ड एज, ठीक है। अब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जो भयंकर ड्रंकार्ड होते हैं, अब वो पत्नी का जेवर उठाया और ले गया, अब दे आके दो, उसको इतनी जरूरी अर्जेंट है एकदम, मतलब चाहिए, एनी कॉस्ट चाहिए, है ना, इस टाइप के भी लोग होते हैं। अब वो दे दिया, फेंक दिया कि जल्दी बोतल दो, सो दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू, हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि दैट इज ऑल्सो सेल। क्या उसके बदले में दे सकता है कि नहीं दे सकता है? एकदम दे सकता है, बल्कि उसका फायदा है उसमें। अब उसे तो बस है कि दे दो बस, जैसे भी बेचैनी है ना। नाउ व्हाट इज स्पिरिट? स्पिरिट मीन्स एनी लिकर कंटेनिंग अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन। जैसा कि मैंने कहा, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का कुछ प्रोसेस होता है, मुझे नहीं पता डेप्थ में कि कैसे क्या होता है, लेकिन हाँ ये पता है कि कुछ प्रोसेस है जिससे कि लिकर तैयार किया जाता है, राइट। सम सॉर्ट ऑफ डिस्टिलेशन, वेदर इट इज डीनेचर्ड और नॉट, नाउ व्हाट वाज डीनेचर्ड? डीनेचर्ड क्या था? जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नॉट अलाउड ना, not fit for human consumption. So whether it is denatured or not, it can be denatured, it cannot be denatured, right? But both will amount to what? Spirit. ठीक है? And supply of liquor means the provision of liquor for consideration at hotels, common drinking house on the basis of license that issued on the condition that such liquor shall be consumed with the premises of such hotels and common drinking house. तो कॉमन ड्रिंकिंग हाउसेस हो चाहे होटल्स हो जिन्हें के लाइसेंस मिला हुआ है अपने यहाँ अरेंजमेंट करने का, सेल करने का, देन इट कैन बी सप्लाई ऑफ लिकर के दायरे में वो आ जाएगा। इट विल कम इनटू द परव्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लिकर, ठीक है। नाउ दिस कॉन्सेप्ट has been inserted through छत्तीसगढ़ एक्ट नंबर once again 2017 के अमेंडमेंट से इसे लाया गया था, ठीक है। अच्छा, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन कि अगर हाईवे है तो हाईवे पे 500 मीटर तक आप 500 मीटर इवन आप विजिबल नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर हाईवे पे होटल है और उसमें वो सेल कर रहा है तो क्या अलाउड है? इट इज अलाउड। हाईवे पे अगर होटल है, होटल के अंदर वो अगर पिला रहा है तो वो अलाउड है, लेकिन हाईवे पे आप शॉप नहीं खोल सकते। 500 मीटर का दायरा है कि हाईवे से आप 500 मीटर तक दिखने नहीं चाहिए, इवन विजिबल नहीं होना चाहिए, आपका शॉप विजिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बढ़िया मतलब मौका बनाया है कि मतलब होटल अगर है और होटल में आप अगर पिला रहे हो, अंदर पिला रहे हो, देन यू कैन डू दैट। इज इट हाईवे? ओके, ओके। अब गवर्नमेंट का कुछ संरक्षण होगा, कुछ ऑफिसर का संरक्षण होगा। अच्छा, हाँ, तो वो तब वो अथॉरिटीज का देखो, अगर वैसा सुनो, अगर वैसा कोई शॉप चला रहा है ना तो समझो कि ऊपर से हाथ है किसी का उसमें, वो अब नियम से परे हो गया है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि उसको पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो थाने से सेटिंग है, सब सेटिंग है, तब वो ऐसे चल रहा है, नहीं तो नियम के अनुसार तो नहीं चलना चाहिए। हाँ, सब होगा। अब जहां सुनो,
ए आ? हाँ हाँ हाँ, अब हो सकता है माइट भी 2022 वाले, सॉरी नॉट 19 में आया है अमेंडमेंट 17 का। हाँ अच्छा, तो वो मैं वही बता रहा हूं कि 500 का दायरा इन्होंने बनाया था 500 मीटर का, कि 500 मीटर तक आप दिखाई नहीं दोगे, इवन दिखना नहीं चाहिए, यहां तक कहा गया। माइट बी चेंज, तो मैं वो देख लूंगा कि चेंज हुआ है कि नहीं। लेकिन ये बड़ा शॉकिंग था कि वहीं अगर होटल के अंदर है तो वो अलाउड है, वो अलाउड है कि होटल के अंदर तुम पिला सकते हो, इवन दैट होटल इज ऑन द हाईवे, ठीक है। लेकिन अगर शॉप है तो शॉप नहीं खोलोगे। तो ये अपने में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी था, अपने में ये क्या था, ये जो लॉ इन्होंने लाया था ये अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी था, है ना। हाँ होटल्स की बात की गई है, कॉमन ड्रिंकिंग हाउस इट इंक्लूड्स, हाँ इट इंक्लूड्स, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट, दैट इज ताड़ी। अच्छा, ताड़ी इज अलाउड इन बिहार और नॉट? हाँ, ताड़ी मीन्स फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री। तो पाम ट्री से एनी फॉर्म में अगर आप वो जूस निकलते हो, बी इट फर्मेंटेड बी इट अनफर्मेंटेड, नाउ दैट विल बी टर्म्ड एज ताड़ी। बिहार में अभी शायद रेस्ट्रिक्शन सर्टेन एरियाज, अब ये ताड़ी का फैक्टर ऐसा है ना कि सर्टेन एरियाज वाइज भी रेस्ट्रिक्शन लगता है इसमें, कुछ एरियाज में लगेगा कुछ में नहीं लगेगा। अब जहां इससे ज्यादा डैमेज हो रहा है, लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वहां बैन कर देगा, और जहां ज्यादा रेशियो नहीं है लोगों का तो वहां अलाउड रखता है। नाउ ताड़ी का सिस्टम ऐसा है कि वो ज्यादा भी हो सकता है, कहीं बैन भी हो सकता है, कहीं नहीं, रीजन वाइज भी बैन किया जाता है, रीजन वाइज भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। और यहां इस तरह का डिस्कशन किया है कि इट कैन बी इवन रेस्ट्रिक्टेड बाय रीजन, रीजन के बेसिस पे भी आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। देखो कहीं कहीं बहुत ज्यादा होता है, कुछ एरियाज जैसे होते हैं जहां की ताड़ी की जो पाम ट्री होता है बहुत ज्यादा होता है, और वहां पीने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन कुछ एरियाज में पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्ट, जैसे हमारे बिहार में गया वाला एरिया है, वहां पाम ट्री बहुत ज्यादा उधर होता है, ठीक है, वहां पीने वाले भी बहुत ज्यादा है, राइट। मेरा डिस्ट्रिक्ट खुद, वहां भी पाम ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स यहां हम लोग आगे एस्पेक्ट में देखेंगे कि रीजन वाइज भी इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। Tadi means fermented or unfermented juice drawn from any kind of palm tree, right? Transport means to move from one place to another within the state. So that is the aspect of transport. Section 3 has been omitted. Section 4, power to declare what shall be deemed to be country liquor and foreign liquor. किसे हम country, हाँ, Section 3 में some saving clause was there. नहीं, saving clause तो है, ये वाला, ये 2017 से ही हटा है, उसमें दिया है ओमिटेड, नीचे में दिया होगा स्टार वाले में, मुझे तो बे रख दो। चलो मैं देख के बताऊंगा, ये पकड़ो, बे रखो, इट इज नॉट मेंशन्ड देयर। सेक्शन 3 हैज बीन ओमिटेड, ठीक है। Section 4, power to declare what shall be deemed to be country liquor and foreign liquor. The state government may by notification declare what for the purposes of this act or any portion shall be deemed to be country liquor and foreign liquor respectively. Now the power vests in the state government. It will be deciding who is what
type will be called as foreign liquor and what will be called as desi, country liquor. जो देसी हम लोग कहते हैं that is called country liquor. Section 5 talks about that is definition of retail and wholesale sale. Retail and wholesale सेल की बात करता है, कब हम इसे रिटेल मानेंगे और कब इसे होलसेल मानेंगे. ठीक है. द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, अगेन द ऑल दिस एस्पेक्ट हैज बीन डेल्ट विथ, कि पावर सीधा वेस्ट किया है कि आप नोटिफिकेशन से उसे डिक्लेयर करिए कि क्या रिटेल माना जाएगा और क्या होलसेल माना जाएगा. ठीक है. सो बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर विथ रेस्पेक्ट टू ईदर टू द होल स्टेट और टू एनी स्पेसिफाइड लोकल एरिया. नाउ कैन इट डू सच बाय मींस सर्टेन एरियाज के रिगार्ड में भी ऐसी बात कर सकता है कि कब हम उसको रिटेल मानेंगे, कब हम होलसेल मानेंगे. क्या स्टेट में भी रीजन वाइज ऐसा बाइफर्केशन कर सकता है? इट कैन डू, राइट. स्पेसिफाइड लोकल एरिया एंड एज रिगार्ड्स परचेजर्स जनरली and any specified class of purchasers and either generally or for any specified occasion. अच्छा, किसी किसी ओकेजन पे परचेजिंग ज्यादा होती है, जैसे पंजाब वगैरह में तो शादी होगी नहीं जैसे लगता है उसके बिना. अब जिसके यहाँ इंतजाम ना हो तो वो बड़ा मतलब गरीब आदमी है. अब पंजाब में चाहिए ही चाहिए, उसके बिना शादी हो ही नहीं सकती, है ना. तो अब जहां स्पेशल ओकेजन के लिए मामला है, शादी का मामला है, अब वो उठाएगा, बल्क में उठाएगा. नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज रिटेल और होलसेल. नाउ दैट, उस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने इसे क्या मान रखा है, इसे रिटेल मान रखा है या इसे होलसेल मान रखा है. नाउ दैट विल बी सीन, और वो नोटिफिकेशन डिसाइड करेगा कि हम इसे होलसेल कहें या रिटेल कहें. गॉट द पॉइंट. सो इट कैन बी स्पेसिफाइड ओकेजन और इट कैन बी इवन इन जनरल सेंस. ठीक है. एंड व्हाट क्वांटिटी ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द लिमिट ऑफ रिटेल सेल, और लिमिट के भी रिगार्ड में वो डिसाइड करेगा कि क्या लिमिटेशंस होंगे. द सेल ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट इन एनी क्वांटिटी in excess of the quantity declared in respect of section 5(1) of the act shall be deemed to be a sale by wholesale. तो उसे हम फिर क्या मान लेंगे? होलसेल मान लेंगे. अगर क्वांटिटी जो 5(1) के लिमिट के हिसाब से, यानी कि एज पर नोटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया अगर उसको लिमिट को क्रॉस करेगा, देन इट विल अल्टीमेटली बी सेड एज होलसेल. ठीक है, उसको होलसेल माना जाएगा. सेविंग ऑफ द इनैक्टमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, सेविंग को. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ द सी कस्टम एक्ट और इंडियन टैरिफ एक्ट और दैट इज कैंटोनमेंट एक्ट. अब यहां पे 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है कि व्हाट हैज बीन सेव्ड सेविंग क्लॉज में. तो 3 को स्पेसिफिकली क्या कह दिया? नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ नंबर 1 सी कस्टम, कैंटोनमेंट एंड इंडियन टैरिफ एक्ट. तो इन्हें ये क्या करता है, ये एक्ट क्या करता है? सेव करता है. अब यहीं पे चौथा ऑप्शन दे देगा एनडीपीएस एक्ट. किन्हें किन्हें सेव करता है? यू विल बी आस्क्ड, किन्हें किन्हें सेव करता है या किसे सेव नहीं करता है. ठीक है, सेविंग क्लॉज किसे सेव नहीं करता है? नाउ दैट विल बी द शुड बी अकॉर्डिंगली आप आंसर दोगे. ठीक है. एस्टैब्लिशमेंट एंड कंट्रोल, दैट इज वी आर डिस्कसिंग इन चैप्टर 2. इंडियन टैरिफ, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन सेक्शन 6 is the saving clause that is saving these 3 acts, particularly Indian Tariff Act. This is Act number 8 of 1894, except section 6. उसमें का सेक्शन 6 को छोड़ के, या एक्सेप्ट यानी कि इस टैरिफ एक्ट के सेक्शन 6 को छोड़ के. ठीक है, चल. एनीथिंग एल्स? Establishment and control, that is dealt in that is chapter number 2. ठीक है.
Section 7. This section must be read with section 2 subclause 7 of the act. Now what was 2 subclause 7? Excise officer. Excise officer. The state government by notification for the whole or for any specified part of the state may appoint an officer. Now it is talking exclusively about excise officer, which may be called as the excise commissioner, who will have such control, if any, which is directed by the state government. Now all such controls will also be mentioned कि क्या क्या आपके पास controlling authority होगी, and he shall superintend and administration of excise department and collection of the excise revenue. Now the precise purpose of giving such post or making such post is एक्साइज के मामले में जो डिपार्टमेंट का कलेक्शन ऑफ द एक्साइज रेवेन्यू है और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है. नाउ दीज टू आर द स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए एक्साइज ऑफिसर क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा. एंड हु विल अपॉइंट? इट इज द स्टेट गवर्नमेंट अगेन दैट विल बी अपॉइंटिंग सच अथॉरिटी. चीफ रेवेन्यू ऑफिसर अलग है, एक्साइज कमिश्नर अलग है, ये ध्यान रखिएगा. बी कहता है मे अपॉइंट एनी पर्सन हु इज नॉट कलेक्टर. नाउ ही इज नॉट द कलेक्टर, कलेक्टर रैंक का नहीं है, but powers are given to exercise all or any of the powers, to perform all or any of the duties conferred and imposed on collector by or under this act. तो क्या किसी जूनियर की भी अपॉइंटमेंट हो सकती है? यस, ए जूनियर कैन ऑल्सो बी. कलेक्टर से जस्ट नीचे रैंक का है, उसको अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत आराम से कर सकती है. एक्ट ये पावर देता है, राइट. And either concurrently with or in subordination to or in exclusion of the collector. So he can be made subordinate also, he can be made concurrent also, माने parallelly and सेपरेटली भी. एक्सक्लूड कहने का मतलब है कि कलेक्टर से सेपरेट एक पोस्ट क्रिएट करके भी बनाया जा सकता है, एक जूनियर को भी उस पोस्ट पे अपॉइंट किया जा सकता है. ही कैन बी मेड सेपरेटली एक्साइज ऑफिसर. He can be made separately excise officer. May appoint officers of the excise department of such classes and with such designations, powers and duties as the state government may think fit. Order that all any of the powers and duties assigned by under this act to any officer appointed under clause C shall be exercised and performed by any servant of the government or any other person may also be appointed. तो ये दायरा बढ़ा देता है कि स्टेट गवर्नमेंट जिसे चाहे उसे नियुक्त कर दे. बस क्राइटेरिया एक है कि स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होना चाहिए. ही शुड बी एट लीस्ट ऑफ द रैंक ऑफ द ऑफिसर. अगर स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है, ही कैन वेरी वेल बी. गवर्नमेंट का पावर वाइडन कर देता है कि किसी को वो चाहे एक्साइज ऑफिसर बना के बैठा सकता है. ठीक है. मे डेलीगेट टू द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी. नाउ डेलीगेशन ऑफ पावर इज देयर. नाउ दिस एक्ट, हम लोग डेलीगेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं ना. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कितने लोगों ने पढ़ा है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा होगा तो डेलीगेशन ऑफ पावर भी पढ़ा होगा. नाउ व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ पावर? तो यहां किसे है डेलीगेशन का पावर? may delegate to the chief revenue authority, right, or the excise commissioner all or any of its power under this act. तो डेलीगेशन का भी दिया गया है स्कोप, यहां बनाया गया है कि आप चाहे, भाई हायर पोस्ट पे बैठे हुए लोग बहुत ज्यादा बिजी पर्सनालिटी के होते हैं ना, उनके पास टाइम का बड़ा अभाव होता है, क्योंकि वॉइड एरिया उनको कवर करना होता है. तो यहां डेलीगेशन का स्कोप खोल दिया गया है.
डेलीगेशन का पावर रेस्ट इन किस में रेस्ट करता है? आपको स्टेट में रेस्ट करता है, और स्टेट नाउ ही विल डेलीगेट कि भाई आप अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो, ठीक है। आप जूनियर को भी चाहो तो वो काम आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। वो डेलीगेशन का सेंस एक ही होता है कि हाँ, may delegate to the chief revenue authority. Now state will delegate to the chief revenue authority or the excise commissioner. दोनों को डेलीगेट कर सकता है। डेलीगेशन का पावर लेकिन रेस्ट करेगा किसमें? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में रेस्ट करेगा। ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट किसको पावर दिया गया है? इट इज ऑल द स्टेट। स्टेट को ही पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। एक्सेप्शंस की बात कर ले, द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 62 टू मेक रूल्स, विथड्रॉ फ्रॉम एनी ऑफिसर, विथड्रॉ फ्रॉम एनी ऑफिसर और पर्सन ऑल और एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर दिस एक्ट। नाउ डेलीगेट कर दिया, क्या विथड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं, यस। परमिट द डेलीगेशन बाय द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, द एक्साइज कमिश्नर और द कलेक्टर to any person or class of any person specified in such notification। तो नोटिफिकेशन से जो पावर डेलीगेट किया है ऑन चीफ रेवेन्यू, एक्साइज कमिश्नर और इवन टू कलेक्टर, दैट कैन बी विथड्रॉन एंड दैट जो कि नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया गया है, ऑफ एनी पावर्स कन्फर्ड ऑन ड्यूटीज imposed upon it or him by under this act or exercised or discharged by it on him in respect of the excise revenue। तो पर्पस है कि रेवेन्यू का कलेक्शन बेटरमेंट बेटर तरीके से हो, इसीलिए डेलीगेशन ऑफ पावर किया जाता है। देखिए पूरा एक्ट लाने का मकसद एक ही है, ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, राइट। अब एक्साइज ड्यूटी का काम बढ़िया से होना चाहिए, तो वो जो बैलेंस बना रहे, कलेक्शन सही तरीके से हो, कोई ओवरबर्डन ना हो जाए, तो डेलीगेट द पावर। हाँ, डेलीगेशन पे भी डेलीगेशन होता है, डेलीगेशन पे भी डेलीगेशन होता है ना। तो यहां वही फैक्टर है कि इट कैन फर्दर बी डेलीगेटेड एंड स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो सारा का सारा क्या कर लेगा, विथड्रॉ कर लेगा, जो उसने नोटिफिकेशन से दे रखा था, नोटिफिकेशन से दे रखा था। ठीक है, यहां तक मेरे साथ पक्का? सेक्शन 7A देखेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड्स। फ्लाइंग स्क्वाड बनाना, कभी उड़न दस्ता देखा है आप लोगों ने? एक्साइज डिपार्टमेंट का उड़न दस्ता स्पेशली देखा है कभी? हाँ, छापा पड़ते रहते हैं। बिहार में तो इस समय ज्यादा ही कुछ मामला सक्रिय हो गया है ना। जब से नीतीश कुमार ने बैन किया है लिकर, एक्साइज डिपार्टमेंट कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया है, क्योंकि the state government may establish flying squads for investigation into any case of alleged or suspected evasion of excise revenue। अब एक्साइज रेवेन्यू का क्या हो रहा है? इवेशन हो रहा है, ठीक है। जितना कलेक्शन आना चाहिए वो आ नहीं रहा है, बात गड़बड़ हो रही है, कुछ कम आ रहा है, राइट। तो फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जा सकता है चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो प्रॉपरली कलेक्ट हो, वो रेवेन्यू में आए, एक्सचेकर में आए, राइट। एंड और एनी केस ऑफ अलेज्ड और सस्पेक्टेड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द। अब कहीं भी एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, उसको भी कौन चेक करेगा? फ्लाइंग स्क्वाड चेक करेगा, एंड दैट विल ऑल्सो बी अगेन क्रिएटेड बाय अथॉरिटी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जिसे डेलीगेट कर दे या फिर खुद ही बना दे। डेलीगेशन से भी फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जा सकता है क्या? क्या इसके लिए भी पावर डेलीगेट किया जा सकता है? बिल्कुल, जो चाहे वो डेलीगेट तो कर ही सकता है भाई, कि फ्लाइंग स्क्वाड तुम ही बनाओ, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर साहब आप ही बना दीजिए, तो वो भी पावर क्या डेलीगेट कर सकता है? कर सकता है, ठीक। द रूल्स मेड देयर अंडर एंड शैल स्पेसिफाई देयर इन द एरिया ओवर विच द फ्लाइंग स्क्वाड शैल एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन। अब कितने एरिया में वो ऑपरेट करेंगे? क्या एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहेंगे या 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे? कितना कवर करेंगे? कितने एरियाज को कवर करेंगे? नाउ दैट ऑल विल बी डिसाइडेड, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ए फ्लाइंग स्क्वाड established under subsection 1 shall consist of excise officer. Now who will be the top officer there?
excise officer and other person as the state government may from time to time appoint there too. तो excise officer will be heading the flying squad. हाँ, अगर डेलीगेटेड है पावर, इफ द पावर इज डेलीगेटेड कि यू कैन अपॉइंट, अगर डेलीगेशन में ये पावर उसको मिला हुआ है बाय नोटिफिकेशन कि आप अपॉइंट कर सकते हो, देन ओनली ही कैन डू, अदरवाइज ही विल नॉट. डेलीगेशन में अपॉइंटमेंट का पावर है तो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा. हाँ, सब डेलीगेशन अलाउड नहीं होता. देखो जनरली डिस्ट्रिक्ट के मामले में क्या करते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड जो होता है जनरली डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होता है. जनरली इट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट. अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में कलेक्टर इज द होल एंड सोल, कलेक्टर को ही जनरली सब कुछ पावर दे दिया जाता है, और वहां पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी एक तरह से वही होता है, वही अपॉइंट करता है. और वो पुलिस की कुछ टीम होती है, पुलिस के लोगों को ही उठा के फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह बना दिया जाता है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है. ये पावर जनरली जो एक्सरसाइज करता है दैट इज बाय कलेक्टर. जनरली कलेक्टर को ही ये रेस्ट करता है ये पावर, कलेक्टर ही सब मामलों में देखरेख भी करता है. ही इज द हेड एक्चुअली इन दैट मैटर. ठीक है, तो वो इस मामले को देखता है, अकॉर्डिंगली कितने फ्लाइंग स्क्वाड की जरूरत वगैरह है वो अकॉर्डिंगली वो फिर डिसाइड करके वो फॉर्म कर देता है. ठीक है, हाँ. The excise officers or other persons appointed to the flying squad shall exercise the powers and perform the duties as may be conferred or imposed under section 7. तो जो पावर्स दिए गए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या सीज करोगे, क्या कर पाओगे, किसी को अरेस्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, जितने भी पावर्स दिए गए हैं दे कैन परफॉर्म दैट एंड दे विल परफॉर्म अकॉर्डिंगली. दे विल परफॉर्म अकॉर्डिंगली जो आपको पावर्स दिए गए. नेक्स्ट इज लाइसेंसेस, परमिट्स एंड पासेस. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. मामला लाइसेंस का है, लाइसेंस देने का है. ठीक है, ये थोड़ा सा मामला इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, power to prohibit import, export or transport, and that should be read with section 2 subclause 9, 2 subclause 11 and 219. The state government may prohibit throughout the state or any specified area. क्या रीजन बेसिस पे भी रेस्ट्रिक्शन लग सकता है? Yes, and the import or export of any intoxicant, any form of, it can be intoxicating, that is called liquor, it can be intoxicant drugs also, right? And prohibit the transport of any intoxicant. So not only prohibit throughout the area, it can also prohibit the transportation. ठीक है, and make suitable provisions for the effective control of mahua. Now how many of you know mahua? हाँ, क्या होता है महुआ? हाँ, एक पेड़ के, महुआ का पेड़ होता है बेसिकली. देयर इज अ ट्री ऑफ महुआ. इन माय विलेज देयर वाज वन महुआ ट्री. तो वो गिरते रहता था फूल उसमें से, और उसको, हाँ, वाइट कलर का, और उसको सुखा करके ब्राउन कलर का कर देते हैं, और फिर पता नहीं उससे कैसे वो लोग बनाते हैं, उससे लिकर भी बनता है. हाँ, जो भी हो, कच्ची शराब वगैरह जो भी हो. ठीक है, तो दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम दैट. ठीक है, सो साइंटिफिक दैट इज बैसिया latifolia and Basia longifolia or any other base which is or which can be utilized for the manufacture of liquor. तो इन सारे को क्या कर सकता है, इनके एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन पे बैन लगा सकता. इट कैन बी वेरी वेल बैन. ठीक है, हाँ, इट इज वेरी, वो तो जंगली एरिया है ना, वहां तो ऐसे ही होता है. मैं कह रहा हूं कि जब मेरा गांव, इट इज मतलब हाईली कल्टीवेटिंग एरिया है मेरा, हिल वगैरह नहीं है, लेकिन जब वहां हो सकता है तो हिल वगैरह में तो आप एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे. वहां तो महुआ और इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं.
सो देयर इज अ प्रोविजन इन द रिगार्ड टू दैट, स्पेसिफिक प्रोविजन है, महुआ को स्पेशली जिक्र किया है इसमें एक्ट में, बहुत ज्यादा, हाँ, तो बहुत ज्यादा होता है वो। आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी, सॉरी, सेक्शन 9, restrictions on import, export or transport, some sort of restrictions can also be imposed. प्रोहिबिट करने की तो बात करता ही करता है, और ये भी बात करता है कि सम सॉर्ट ऑफ, अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहो, यानी कि कुछ रेस्ट्रिक्शन इंपोज करके ट्रांसपोर्टेशन कराना चाहो, राइट, तो आप करा सकते हो, इंपोर्ट करा सकते हो, एक्सपोर्ट करा सकते हो, सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इंपोज्ड एंड इट कैन स्टिल बी अलाउड, स्टिल बी allowed. Now what is that? Without the sanction of state government. Now the word important here is sanction. CRPC में sanction कहां मिलता है, किस सेक्शन में मिलता है? हाँ हाँ हाँ, CRPC में sanction का जिक्र कहां है? 195, 197. इट टॉक्स अबाउट द पब्लिक सर्वेंट एंड जजेस. सैंक्शन की जरूरत पड़ती है, उनको ऐसे प्रोसिक्यूट नहीं करोगे, और अगर ऐसे प्रोसिक्यूट करोगे तो दैट विल खत्म हो जाएगा, उस प्रोसिक्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा. तो सैंक्शन का इतना इंपॉर्टेंस, सैंक्शन का इतना इंपॉर्टेंस है. नाउ द पॉइंट इज विदाउट द सैंक्शन, नाउ हियर द स्टेट गवर्नमेंट विल बी ग्रांटिंग सैंक्शन, विल बी गिविंग अ परमिशन. ठीक, गवर्नमेंट, नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी इंपोर्टेड, exported or transported, but there are some exceptions related to this provision. Now what are that exceptions? Number 1, after payment of any duty to which it may be liable under this act. अब ड्यूटी पे कर दिया, ड्यूटी पे कर दिया, कैन ही ट्रांसपोर्ट? यस भाई, ड्यूटी पे कर दिया तो क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा, क्यों नहीं इंपोर्ट करेगा, क्यों नहीं एक्सपोर्ट करेगा? अगर जो चार्जेस मैंने आपको दे ही दिया तो भी आप क्या रिस्ट्रिक्शन, अब आप अलाउ करिए, ठीक है. Any duty to which it may be liable under this act or execution of a bond for such payment. एक बॉन्ड भी अगर वो एक्सक्यूट कर देता है कि आई विल बी पेइंग, ठीक है, देन ऑल्सो एंड ऑन कंप्लायंस विथ सच कंडीशंस एज द स्टेट गवर्नमेंट में इंपोज. या फिर वो जो कंडीशंस स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है, जैसे कि आप जितने अमाउंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हो उसका 200% जमा करो. कैन इट, ऐसा कुछ लगाया जा सकता है? तो 200% जमा करेगा तो 100% जमा करके नहीं अपना एक काम कर लेगा? हाँ, सोच के देखो. इसीलिए मैंने पूछा कि अगर 200% कहे कि 200% जमा करो, तो भैया वो 100% जमा करके क्यों 200% जमा करेगा? थिंक अबाउट इट. यहां तो स्कोप ये भी दे रहा कि अगर बॉन्ड चाहे तो बॉन्ड फर्निश करके भी अपना वो ड्यूटी वाला एस्पेक्ट पूरा कर सकता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है. गॉट द पॉइंट? 200% क्यों देगा, वो 100% जमा कर देगा, और गवर्नमेंट भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी, नहीं इंपोज करेगी. ठीक है. नाउ दैट सेक्शन 10, रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट. हम लोगों ने ये देखा कि उसको बैन कर सकता है, हम लोगों ने ये देखा कि रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है. अब क्या कह रहा है? पास देने की बात कर रहा है. किस चीज की बात कर रहा है? टू इशू पासेस. पासेस दिया जा सकता है फॉर व्हाट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन, राइट. नो इंटॉक्सिकेंट एक्सीडिंग सच क्वांटिटी. नाउ व्हाट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, वेदर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बी इट टर्म्स ऑफ इंपोर्ट और export, right? So that quantity, as the state government may by notification prescribe, either generally or by any, for any specified area, right, shall be imported, exported and transported. Exceptions भी है इसके. If the state government has issued under a pass or deemed to be issued. Now the word deemed here is a legal fiction. It is a legal fiction. हम मान के चलेंगे, लॉ यहां प्रिज्यूम करता है. डीम्ड वर्ड जैसे ही कहीं आता है, नाउ इट क्रिएट्स लीगल फिक्शन, और वहां फिर हम लॉ क्या, लॉ प्रिज्यूम कर लेता है. इट क्रिएट्स सम सॉर्ट ऑफ प्रिजम्पशन, राइट. एंड पास और डीम टू बी इश्यूड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट.
हाँ, डीम्ड टू बी इशूड कब हम कहेंगे? नाउ द सारा खेल तो है एक्साइज ड्यूटी ना, और उसने ड्यूटी पे कर दिया, पास का कंस्ट्रक्शन मान लीजिए चल रहा है या समथिंग सॉर्ट लाइक दैट, नाउ इट विल बी डीम्ड दैट पास हैज बीन मेड या पास हैज बीन गिवन या ऑन द वे है या किसी और के पास है, नाउ इट विल बी डीम्ड टू बी द पास हैज बीन देयर, पास इज देयर। या हाँ 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 वही, हाँ वो भी दिखा देगा तो डीम्ड हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 11 passes for import, export or transportation, exceptions that is mentioned in section that is 10. The collector may grant passes for the import, export or transportation of intoxicant. The excise commissioner may from time to time determine passes for the import and export if the passes are provided by the excise commissioner himself. अगर एक्साइज कमिश्नर खुद ही अगर वो इशूइंग अथॉरिटी है, if he is the issuing authority, he may determine from time to time कि इंपोर्ट के लिए पास क्या होगा, एक्सपोर्ट के लिए क्या होगा, एंड अगर अदर देन है जैसे कि एक्साइज कमिश्नर, ठीक है, अदर देन अगर कोई कलेक्टर है तो कलेक्टर कैन आल्सो ग्रांट, लेकिन अगर एक्साइज कमिश्नर है तो एक्साइज कमिश्नर को टाइम टू टाइम उस पर एक तरह से हिंदी में एक शब्द है विचारण, वो विचार कर सकता है कि पास इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट क्या होगा, पास इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट क्या होगा, ये वो डिसाइड कर सकता है। ही इज द एक्साइज कमिश्नर, ही कैन वेरी वेल, ठीक है। एंड सच पासेस में बी इधर जनरल और फॉर डिफाइंड पीरियड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, ऐसा नहीं है कि सिंगल ट्रांजैक्शन किया है, कि लिमिटेड पीरियड के लिए भी दिया जा सकता है पासेस, कि भाई अब बड़ा व्यापारी है, उसको रोज मंगाना ले जाना ले आना है, तो कितना पासेस लेते रहेगा? कैन ही अप्लाई फॉर ए सर्टेन पीरियड? यस, ही कैन वेरी वेल सीक फॉर दैट सर्टेन पीरियड, कि मुझे 1 साल के लिए पास दे दिया जाए, मुझे 1 साल के लिए पास दे दिया, 6 महीने के लिए पास दे दिया जाए, ठीक है। तो क्या वैसे पीरियड बेसिस पे भी अलॉट किए जा सकते हैं? इट कैन, ठीक है। पीरियड के बीच में इलेक्शन आ रहा है तो नहीं ठीक है, पूछने दो। इलेक्शन में देखिए, वन थिंग इज, अगर कलेक्टर ही एक्साइज आपका अथॉरिटी है, ठीक है, और कलेक्टर ही आपका इलेक्शन का रिटर्निंग ऑफिसर भी है, तो दोनों पावर तो उसी में रेस्ट करते हैं। अब नाउ ही हैज टू डिसाइड व्हाट विल हैपन। हाँ, अच्छा, एक्साइज कमिश्नर वाले केस में समझ गए, एक्साइज कमिश्नर। नाउ देखिए, इस रिगार्ड में उनकी मीटिंग होती है, और इलेक्शन कमीशन, अब वहां देखिए जब भी मामला इलेक्शन का होता है, नाउ द होल थिंग रेस्ट इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब उसका क्या गाइडलाइंस है ना, वहां ये भी नहीं चल पाएंगे, अब वो जो कहेगा वही होगा। अब अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बैन कर दिया कि इस अमाउंट से ज्यादा आप नहीं कर सकते इधर से उधर, नाउ दैट विल बी कंप्लाइड। इलेक्शन पीरियड में कोई सुपर नहीं होता, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। अब वो जो कहेगा वही मानना पड़ेगा, ठीक है। अब वो वहां देखा जाएगा कि वो क्या ऑर्डर कर रहा है। अगर वो कंप्लीट बैन कर दे कि नहीं कर सकते इधर उधर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, बैन कर दिया तो बैन कर दिया, काम खत्म। दैट विल गो टू टेम्पोररी सस्पेंशन वाले पीरियड में चला जाएगा ये सब चीज। हाँ हाँ, कहां पे कहां पे? अच्छा, अब वो मिसप्रिंट होगा, उसको ये कर मिसप्रिंट होगा, ये लोग करेक्शन नहीं किए होंगे, ऐसे दे दिए। चल, तो उसको करेक्ट कर लेना, आप बेरेक्ट से उसको करेक्ट कर लेना, नोट्स में अगर गड़बड़ है तो उसको करेक्ट कर लेना। चलो, such passes may be either general or for defined period, and kinds of intoxicants or special or for specified occasions and particular consignment only. अब स्पेशल ओकेजन, स्पेसिफाइड ओकेजन की मैं बात करूं, किसी एरिया में कोई डिस्टरबेंस हो गया,
या स्पेसिफाइड ओकेशन आपका ये जो आपने इलेक्शन कहा, कैन इट बी केप्ट इन ए स्पेसिफाइड ओकेशन और नॉट? थिंक अबाउट इट. अब वहां अप्लाई कर दो इसे, वहां अप्लाई कर दो इसे, समझ गए? इट कैन बी. तो क्या स्पेसिफाइड ओकेशन के हिसाब से भी काम किया जा सकता है? किया जा सकता है, ऑर्डर अकॉर्डिंगली पास किया जा सकता है. सेक्शन 12, passes issued by other authorities may be deemed passes granted under this act. Now if some other authority has issued pass, if some other authority than the original authority, ठीक है, जैसे एक्साइज कमिश्नर, नाउ द पावर हैज बीन मतलब उसको देने का, लाइसेंस देने का पावर दिया गया है, बट इट इज सम अदर अथॉरिटी. ठीक, इट कैन बी. The excise commissioner may by general or special order direct subject to such conditions, if any, as he may impose, that passes granted by any authority in India shall be deemed to be passed for any purpose under this act. अच्छा, it is talking about the whole of India. अब एक इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो. फॉरेन लिकर बेस्ट एग्जांपल. वो कहां से आएगा? बाहर से ही आएगा ना, ज्यादा संभावना बाहर से ही है. छत्तीसगढ़ में तो फॉरेन लिकर बनेगा नहीं, है ना? तो बाहर से इंपोर्ट हुआ. अब वहां से जो अथॉरिटी पास दिया, क्या हम इसे एक डीम्ड पास मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? उस पास को भी हम अपने यहां डीम्ड पास मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नाउ दिस एक्ट सेज कि इट विल बी ट्रीटेड एज ए डीम्ड पास. यहां तक मेरे साथ 12 तक कोई दिक्कत? सेक्शन 12 तक कोई प्रॉब्लम? डबल जियो पार्टी? हाँ हाँ, देखो समझो, वंस पास इश्यूड टू बी एक्सपोर्टेड टू छत्तीसगढ़ एंड छत्तीसगढ़ इज नाउ द इंपोर्टर, जो भी वहां से उठा रहा हो. तो वंस पास इश्यूड मीन्स द ड्यूटीज हैव बीन पेड, द ड्यूटीज हैज बीन पेड. वंस पेड मीन्स पेड. गॉट द कॉन्सेप्ट? इसीलिए डीम्ड का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए डीम्ड का कॉन्सेप्ट. ठीक है, आई थिंक आई विल बी स्टॉपिंग हियर इटसेल्फ. ठीक है, और फिर अगले में देखेंगे. नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट क्लास फ्राइडे. उसको शेड्यूल्स में जरा चेक करो. हाँ, क्वांटिटी का जो एस्पेक्ट है वो नोटिफिकेशन के रिगार्ड में देखा जाएगा. नोटिफिकेशन क्या बोलता है क्वांटिटी पे, उसी पे डिपेंड करेगा. इट विल रेस्ट टोटली ऑन द क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं आता. अच्छा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा आप लोगों ने? देखा है? उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी रखिएगा, ध्यान रखिएगा. और अमेंडमेंट्स पे जरूर फोकस करना. हाँ, अमेंडमेंट्स पे जरूर फोकस करना. जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसको विशेष ध्यान देंगे. नाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन में आएंगे. इन्फोर्समेंट डेट चाहे अमेंडमेंट का हो, चाहे आपका ओरिजिनल एक्ट का हो, वो सब आप ध्यान रखोगे. डेट्स वगैरह सब ध्यान रखोगे. क्वांटिटी वो 0.2% है, उसका ध्यान रखोगे. इन सारे और क्वेश्चन थोड़ा करो आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट सेशंस में मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, यहां मल्टीपल चॉइस लेंगे और वो भी करेंगे. ठीक है, वी विल डू दैट. चलिए फिर, थैंक यू.